साल 2019 में विजिलेंस डायरेक्टरेट की शिकायत पर सीबीआई दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पर एफआईआर करती है और लगभग 6 सालों बाद क्लोजर रिपोर्ट डाल देती है कोर्ट में। कोर्ट उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस क्लोज हो गया। हालांकि यह सत्येंद्र जैन पर कोई एकमात्र कानूनी मामला नहीं है, और भी आरोप उन पर लगे हैं। मोदी राज में सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप बढ़ा है। कोर्ट तक ने कहा, ऐसा क्यों है कि ईडी की सक्रियता सिर्फ विपक्षी नेताओं तक ही सीमित है। किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पर आरोप केवल उसे सजा दिलाने के लिए नहीं लगते, बल्कि रिसेंट ट्रेंड्स बताते हैं कि इसके दो और टारगेट्स होते हैं। पहला, दबाव बनाकर उसे अपनी तरफ मोड़ना, और दूसरा, उसकी छवि को चोट पहुंचाना। हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर अजीत पवार तक के नाम पर लोगों की ऐसी राय बनी। बहरहाल केस क्लोज होने के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस क्लोज किया जाना बीजेपी के बदले की भावना से की जाने वाली राजनीति का सबूत है। क्या ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को सरकार ने अपने राजनीतिक बदले पूरे करने वाली मशीन बना दी है? न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात सत्येंद्र जैन के केस की और बीजेपी के वेंडेटा पॉलिटिक्स की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। साल 2019 दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और सत्येंद्र जैन दिल्ली के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। इसी दौरान विजिलेंस डायरेक्टरेट ने सीबीआई को एक शिकायत दी। शिकायत पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ थी। आरोप लगाया गया कि सत्येंद्र जैन ने पीडब्ल्यूडी में एक 17 लोगों की क्रिएटिव टीम बना दी, वो भी सरकारी नियम कायदों को किनारे रखकर। शिकायत में कहा गया कि इन लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स के फंड से पेमेंट किया गया जिनका इस क्रिएटिव टीम से कोई लेना देना था ही नहीं। भर्ती में ना कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी ली गई, ना स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया गया। यानी सीधे सीधे बात यह थी कि सरकार ने कानून को ताक पर रखकर निजी लोगों को काम दे दिया। इसके बाद विजिलेंस ने शिकायत को सीबीआई के पास भेजा और फिर 29 मई 2019 को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होते ही पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। मामला एक मंत्री से जुड़ा था, और वो भी उस पार्टी के मंत्री का जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करती थी। सीबीआई ने इस केस की जांच पड़ताल शुरू की। जांच में देखा जाना था कि क्या वाकई कोई गड़बड़ी हुई है, क्या किसी को नियमों से हटकर काम दिया गया है, क्या कोई गलत फायदा पहुंचाया गया है, क्या सरकार को कोई नुकसान पहुंचा। कुल मिलाकर यह पता लगाना था कि क्रिएटिव टीम के 17 लोगों को किस तरह हायर किया गया, प्रोसेस क्या रही। लेकिन यह जांच 1-2 महीने नहीं, बल्कि 6-7 सालों तक चलती है। सीबीआई की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कागजी कार्रवाई, भर्ती से जुड़े दस्तावेज, पेमेंट रिकॉर्ड्स और इंटरव्यू प्रोसेस तक का बारीकी से ऑडिट किया जाता है। और 6 सालों बाद सीबीआई कहती है कि सत्येंद्र जैन ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए इस केस को क्लोज कर दिया जाना चाहिए। यानी साफ शब्दों में कहा कि इस केस में सीबीआई कोई अपराध नहीं ढूंढ पाई, ना कोई गलत मंशा मिली, न सरकारी पैसों का दुरुपयोग साबित हुआ और ना ही कोई रिश्वत या फायदे का लेन देन। सीबीआई ने कोर्ट में साफ साफ कहा कि पीडब्ल्यूडी में जिन 17 लोगों की भर्तियां हुई थी वो जरूरत के हिसाब से की गई थी। उस वक्त विभाग में लगभग 50% पद खाली थे और सरकार के पास कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जिन्हें तय वक्त पर पूरा करना जरूरी था। इसलिए फटाफट काम करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए कंसल्टेंट्स को लाया गया। सीबीआई ने यह भी बताया कि भर्ती कोई चोरी छिपे नहीं हुई थी, बल्कि इसके लिए बाकायदा ओपन विज्ञापन निकाला गया था। करीब 1700 लोगों ने आवेदन किया और सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया गया। पैसे भी तय नियमों और अनुमत सीमा के भीतर दिए गए। कोई अंदर की सेटिंग या अपना बंदा घुसाना जैसी चीज सामने नहीं आई। इसके बाद कोर्ट ने भी बड़ी साफगोई से कहा, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी जब कई सालों की जांच में कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ सकी तो ऐसे केस को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि ना तो कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित हुई, ना पावर का दुरुपयोग, ना कोई निजी लाभ और ना ही सरकारी खजाने को नुकसान। इस मामले में सिर्फ प्रशासनिक फैसले लिए गए जो नियमों से थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। पीडब्ल्यूडी भर्ती मामले से तो सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। उनके नाम पर आज भी कई हाई प्रोफाइल मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच देश की सबसे बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। 571 करोड़ के सीसीटीवी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला
जहां बीईएल पर लगने वाले पेनल्टी को 7 करोड़ की कथित रिश्वत लेकर माफ करने का आरोप है। दूसरा मामला स्कूलों में 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। तीसरे मामले में 5590 करोड़ के अस्पताल निर्माण में ठेके देने में गड़बड़ियों के आरोप और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं चौथा केस दिल्ली जल बोर्ड के 1943 करोड़ के टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है, उसकी जांच भी ईडी ही कर रही है। और सबसे बड़ा और चर्चित मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, उसे भी ईडी ही देख रही है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने कुछ फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया और आय से अधिक संपत्ति जमा की। इसी केस में मई 2022 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और करीब 1.5 सालों तक जेल में रखा। बाद में अक्टूबर 2024 में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने वक्त के बावजूद इनमें से ज्यादातर मामलों में ट्रायल की शुरुआत तक नहीं हुई। यानी मामला कोर्ट में है लेकिन बहस या सुनवाई शुरू नहीं हुई। ज्यादातर में या तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुए हैं या केवल शुरुआती पूछताछ हुई है। अब यहां यह सवाल उठाना लाजिमी हो जाता है कि क्या यह वाकई जांच है या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका। इन जांच एजेंसीज के ऐसे मामलों की फहरिस्त बहुत लंबी है जहां इन्होंने विपक्ष के नेताओं पर विभिन्न मामलों में कार्रवाई की, लेकिन जैसे ही वो नेता सत्ताधारी पार्टी के पाले में चले गए तो जांच एजेंसीज ने जांच को ठंडे बस्ते में टाल दिया। उदाहरण से समझिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जब ये कांग्रेस में थे तो सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ लगातार जांच कर रही थी, खासकर असम के शारदा चिटफंड घोटाले में। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो न सिर्फ जांच थम गई बल्कि कोई भी नया समन या कार्रवाई हुई ही नहीं। शुवेंदु अधिकारी भी एक ऐसा ही नाम है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार में मंत्री रहते हुए वो नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन में रंगे हाथों पैसे लेते दिखे थे। सीबीआई और ईडी दोनों ने उनके खिलाफ गंभीर जांच शुरू की थी, लेकिन जब शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो मानो जांच को ब्रेक लग गया और अब जांच एजेंसियां खामोश हैं। ठीक ऐसा ही हुआ नारायण राणे के साथ। शिवसेना में रहते हुए उनके खिलाफ ईडी की रेड पड़ी, पूछताछ भी हुई, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही वो भी क्लीन हो गए। न कोई नया नोटिस, न कोई चार्जशीट। और फिर सबसे ताजा उदाहरण है अजित पवार का, जिनके खिलाफ ईडी ने कथित 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले की जांच शुरू की थी। लेकिन जैसे ही वो एनसीपी को तोड़कर एनडीए का हिस्सा बने, जांच एजेंसियां अचानक मौन हो गई। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई अपडेट। ये घटनाएं सिर्फ आरोप नहीं है, ये पैटर्न बन चुका है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां तीव्र, आक्रामक और दिखावटी तरीके से काम करती हैं। मीडिया ट्रायल होता है, छापे मारे जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, लेकिन जैसे ही वही नेता सत्ताधारी दल की तरफ झुकते हैं, एजेंसियों की रफ्तार मंद हो जाती है या कहें पूरी तरह रुक जाती है। सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों में गिनी जाती हैं। इन पर जिम्मेदारी होती है कि भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े आर्थिक अपराधों की निष्पक्ष जांच करें। लेकिन जब बार बार यह देखा गया कि एजेंसियां सिर्फ चुनिंदा नेताओं, वो भी ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ ही एक्शन ले रही है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक बार तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ऐसा क्यों है कि ईडी की सक्रियता सिर्फ विपक्षी नेताओं तक ही सीमित है। ये सवाल मामूली नहीं है, यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था की ओर से आया हुआ अविश्वास का संकेत है। इसी साल एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस्तेमाल सिलेक्टिव तरीके से किया जा रहा है और यह गंभीर चिंता की बात है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को इस तरह काम नहीं करना चाहिए कि उसकी कार्रवाई एक तरफा लगे। ईडी को राजनीतिक टूल की तरह नहीं दिखना चाहिए। एक और मामले में कोर्ट ने पूछा कि ईडी और सीबीआई जब किसी मामले में चार्जशीट दाखिल कर देते हैं तो उसका ट्रायल सालों साल तक क्यों नहीं शुरू होता? क्या एजेंसी जानबूझकर मुकदमा लटकाए रखती है ताकि आरोपी को लंबे वक्त तक दागदार बनाए रखा जाए? इन टिप्पणियों से यह बात और पक्की हो जाती है कि जांच एजेंसियों की साथ अब अदालतों की नजर में भी पूरी तरह बेदाग नहीं रही। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं ये पूछें आप विपक्ष के पीछे ही क्यों पड़ गए हो, तो ये किसी राजनीतिक दल का आरोप नहीं रह जाता, ये एक संवैधानिक चिंता बन जाती है। तो आखिर में मुद्दा सिर्फ सत्येंद्र जैन का है नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हमारे देश की जांच एजेंसीज अब कानून के हिसाब से चल रही हैं या फिर सत्ता के इशारों पर? अगर किसी नेता ने वाकई गड़बड़ी की है, भ्रष्टाचार किया है, तो सख्त सजा होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि वो केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी के खिलाफ है, तो ये जांच नहीं है,
बदले की कार्रवाई। अगर आरोप सच है तो कार्रवाई हो, लेकिन अगर जांच सालों तक सिर्फ इसलिए खिंचती रहे ताकि किसी की छवि खराब की जा सके, तो ये ना इंसाफ है और ना ही लोकतंत्र। ये तो एक तरह की राजनीतिक धमकी है। अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो तुम्हारी बारी आएगी, और यही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जब कानून का इस्तेमाल ईमानदारी की जगह राजनीतिक रणनीति के तौर पर होने लगे, तो फिर देश में न्याय नहीं, सिर्फ डर और भ्रम बचता है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन दोषी है, सवाल यह है कि जांच करने वाला कितना निष्पक्ष है। क्योंकि अगर जांच ही भरोसे के लायक नहीं रही, तो फिर इंसाफ किससे मांगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।